दोस्तों नमस्कार। कल एक मुहिम की शुरुआत की थी, एक नवाचार की शुरुआत की थी और इस नवाचार को आप लोगों का बड़ा शानदार समर्थन मिला। कुछ आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम रही, आज हम ये भी चेक करेंगे कि आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम दोबारा आ रही है और दोबारा आ रही है तो कहीं न कहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो वो तो हम इस वीडियो को बनाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक छोटे-से वीडियो पे इतना गज़ब का समर्थन आप लोगों ने दिया और इस बात को सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात से हुई कि एक सही विद्यार्थी के लिए संसाधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसको सूचनाएँ और ज्ञान किस रूप में प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतनी खुशी मुझे हुई कि लाइफ में मेरे से जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो वास्तव में विल पावर वाले स्टूडेंट हैं, वास्तव में वो स्टूडेंट हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए। वो मार्केटिंग में बिलीव नहीं करते, उन्हें केवल इस बात से मतलब है कि कैसे न कैसे करके हमारी ज़िंदगी का ये जो महत्वपूर्ण समय चल रहा है और इस महत्वपूर्ण समय में हमने वो सिलेक्शन लेके जाना है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपकी फ़ोटो बहुत छोटी दिख रही है। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपनी बड़ी फ़ोटो दिखाऊँ, लेकिन चूँकि संसाधन सीमित हैं, बहुत जल्दी हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन होंगे, बहुत अलग रूप में भी वीडियो बनाएँगे, लाइव क्लासेस भी अपनी होंगी, लाइव क्यूज भी अपन एकदम शानदार वाले आयोजित करेंगे, जिनमें से निकल के 1% में से 5 से 7% निकल के आएँ और 1% पढ़ने का मतलब हो जहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। ये प्रयास धीरे-धीरे रहेगा, ये केवल एक शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत इतनी सुंदर इबारत के रूप में जन्म लेगी, जिसका शायद मुझे भी उम्मीद नहीं होगी और शायद आपको भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं, कदम रख देते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा भवन बन जाता है। तो उसी भवन की शुरुआत में इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो बाकी बचे प्रश्न हैं, उनकी कुछ प्रश्नों की चर्चा करूँगा केवल, ठीक है ना? कुछ प्रश्नों की चर्चा करूँगा और बाकी कल जो है इसको अपन कंप्लीटली इस पेपर को अपन पूरा सॉल्व आउट करेंगे। तो आज केवल ये देख रहे हैं कि वो आने वाली जो प्रॉब्लम है वो कम हुई है, ज़्यादा हुई है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत अपन बना रहे हैं, कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपके सुझाव जो हैं वो मेरे लिए सर माथे रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा विद्यार्थी हित को केंद्र में ध्यान में रख के कार्य करने वाला हूँ। आप क्या कहते हो मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो कह दिया वो सही होगा, फिर भी आपकी वैल्यू आपके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न आज आपके सामने आ रहा है, 12 प्रश्नों की कल हमने शुरुआत कर ली थी और बहुत अच्छे से कोशिश की थी समझने की। बहुत अलग-अलग कुछ विचार भी आए कि सर थोड़ा छोटा वीडियो अपन बनाएँ। कुछ बच्चों ने लाइव के लिए कहा, लाइव की मेरी कोशिश रहेगी आगे, ठीक है ना? कुछ बच्चों ने कहा कि उत्तर सर पहले बता दिया करो। तो वो सब चीज़ें आपकी मेरे दिमाग में हैं, फिर भी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति, देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, समझाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाषा का चक्कर है, पूरा मनोविज्ञान और कॉन्फिडेंस का गेम है और एग्जाम पैटर्न का गेम है। बस इन 3 चीज़ों को समझना और मैं एक-एक चीज़ इतने अच्छे से समझा दूँगा, आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोर्ड वाली व्यवस्था बन गई है ना धीरे-धीरे समय में, तो मैं आपको ये सब चीज़ें मेथड वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा दूँगा, क्योंकि पूरा मेथड वाला पार्ट भी केवल क्वेश्चनों का अभ्यास वाला पार्ट है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं और ये बीएड कॉलेज में लेक्चर रहने के दौरान मैंने इन चीज़ों को इतना अप्लाई किया है, इतना पढ़ाया है, बस ये है कि अब थोड़े से दूर हो गए इन मेथड से, स्पेशली मैं साइकोलॉजी नहीं मेथड से दूर हो गया। बाकी मेथड को भी मैं बहुत अच्छा करवा सकता हूँ। बस समय का थोड़ा-सा बंदिशें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर भी कोशिश रहेगी आप लोगों के हित के लिए जितना पॉसिबल होगा उतना मैं करूँगा, ठीक है? तो देखिए बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति, देखो 2 चीज़ें पहचानिए। बुद्धि परीक्षण शब्द आ गया, मानसिक परीक्षण शब्द नहीं आ रहा है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला मतलब शुरुआत जो करने वाले पहले व्यक्ति पूछ रहा है, ठीक है ना? तो पहले लास्ट में ये शब्द पूरे प्रश्न को पढ़ना है, ये मैं अभ्यास करवा दूँगा आपको। एग्ज़ाम हॉल में जाओगे डर नहीं लगेगा आपको, देखना इतना हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभ्यास करवा दूँगा। तो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेबन। रेबन और रायबर्न एक ही व्यक्ति हैं। इन्होंने शिक्षा में संबंधों की बात की थी, बालक शिक्षक के मध्य संबंध ठीक है, बालक समाज के मध्य संबंध ठीक है, बालक पाठ्यक्रम के मध्य संबंध। तो इन्होंने संबंधों की त्रिसंबंधों की चर्चा की थी। ये मतलब बुद्धि से संबंधित नहीं है। अल्फ्रेड बिने, एक्सल और स्पीयरमैन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिने हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिने इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब अल्फ्रेड बिने जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी 1905 में बिने साइमन परीक्षण का निर्माण किया था। इसको कार्यकारी श्रृंखला प्रारंभ करने का जनक माना जाता है। तो कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? अल्फ्रेड बिने। वेक्सलर जो है इन्होंने बुद्धि को सार्वजनिक व्यक्तित्व की योग्यता कहा था और स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बहुत
बहुत सारी चर्चाएं मैं कर सकता हूँ, केवल एक वेक्सलर के ऊपर 25 मिनट बोल सकता हूँ, स्पेयरमैन के ऊपर अपन 35 मिनट चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ केवल आपको समझना कि कार्यकारी श्रृंखला बुद्धि परीक्षण का पहला निर्माण, तो उत्तर क्या करना है आपको, अल्फ्रेड बीने फ्रांस के थे, पेरिस के रहने वाले, बड़ा योगदान है बुद्धि में इनका। और अल्फ्रेड बीने को जरूर बुद्धि संबंधी इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है, चाहे इसका प्रथम बुद्धि परीक्षण है, इन सब चीजों को थोड़ा सा इसकी परिभाषा जो है अल्फ्रेड बीने की वो भी बहुत बार पूछी गई है, तो थोड़ा सा बीने को अच्छे से देख के आपको जाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? अब देखिए दो चीजें आ गई, किशोर अवस्था दिमाग में रखना है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार दिमाग में रखना है, और कौन सा विकास, सामाजिक विकास आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ ये प्रश्न में थोड़ा सा उलझाने के लिए सामाजिक विकास दिया है, बाकी ज्यादा सही आंसर होता है कि हम मानसिक विकास लिखा होता तो आपको तुरंत समझ में आता, ठीक है, उलझाने के लिए। तो मेंटली तैयार कर रहा हूँ मैं आपकी, एग्जाम के नाम से डर नहीं लगे आपको। कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? प्रारंभ पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ, मतलब चार सब चीजों को अंडरलाइन कर लें कि चीजें पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। स्थूल कार्यात्मक, अब ऑप्शन में लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ये सब प्रश्न आए हुए एग्जाम के, याद रखना। एक प्रश्न मतलब मेरा ये मॉडल पेपर का एक प्रश्न पढ़ने का मतलब है कि आपके चार प्रश्न तैयार हो गए। तो पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? स्थूल कार्यात्मक, स्थूल कार्यात्मक का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। तो 7 से 11 वर्ष है, इसका मतलब ये तो नहीं संवेदी कामक जो है वो क्या है, 0 से 2 वर्ष है, तो इसका संबंध भी जो है वो इससे नहीं होगा, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये अलग अलग चर्चाएं करेंगे अपन वहां डिटेल में, यहाँ केवल ये समझ रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि बहुत चर्चाएं हो जाएंगी, ज्यादा मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और पूर्व कार्यात्मक यानी कि प्री सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। तो पूर्व कार्यात्मक का कार्यकाल होता है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, पूर्व कार्यात्मक का, जिसको प्री सेंसरी मोटर स्टेज अपन बोल सकते हैं। परी, तो ये दूसरी, ये संवेदी कामक जो है ये क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 से 2 वर्ष है। और ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त कार्यात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इन पे आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें और चर्चाएं कर लूंगा, क्योंकि जीन पियाजे हर एग्जाम में प्रश्न आता है और 100% आता है, रिट में 100% आएगा। तो जीन पियाजे मैं बहुत अलग लेवल पे समझाऊंगा आपको, जीन पियाजे के नाम की समस्याएं आपके जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आएगी, एक एक शब्द को इतना शानदार समझा दूंगा कि कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना मुझे विश्वास है और आपकी समझ में आ जाएगा, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, ठीक है ना, और मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना आप, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा बताइए, निश्चित रूप से उत्तर क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक, कौन सा हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष से, इस पे भी बड़ा विवाद होता है कि सर 11 से 12 से, कुछ किताबों में 12 से वयस्क अवस्था दे रखा है, कुछ में 11 से दे रखा है, और स्कूल व्याख्याता में अभी जो प्रश्न आया था उसमें इसका उत्तर जो है 12 से वयस्क अवस्था माना गया है। तो आपको फिलहाल 12 वर्ष दिमाग में रखना है। तो किशोर अवस्था शुरू होती है वो कहां से होती है, 12 या 13 वर्ष से शुरू होती है। तो यहाँ जो सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था या उत्तर इसे हम मानसिक विकास लिखा मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका उत्तर 3 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे, तो ये जो विशेषताएं हैं इन अवस्थाओं की वो सब मैं आगे चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। 15 नंबर के प्रश्न की ओर अपन चलेंगे, 15 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, ये 15 नंबर का प्रश्न आपका है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर, हावर्ड गार्डनर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं कंप्लीट समझाऊंगा, 100% मान के चलिएगा रीट में आने वाला प्रश्न है। तो प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने दी है, निश्चित रूप से सुमेलित है, क्योंकि बुद्धि का 8वां जो प्रकार दिया था, जो प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील होते हैं, वो प्राकृतिक बुद्धि होती है। इसमें शिकारी आता है, वनस्पति विज्ञानी आता है, मौसम विज्ञानी आता है, ठीक है, तो किसान आता है, ये सब प्राकृतिक बुद्धि में आते हैं। और पिछली 2018 रीट के पेपर में प्रश्न पूछा भी गया था, बहुत सारे गाइडों में होता है बुद्धि के इसने कितने प्रकार बताए, तो बुद्धि के इसने 9 प्रकार बताए, जिनमें 8वां प्रकार कौन सा है, प्राकृतिक बुद्धि। और अभी लेटेस्ट जो किताबें आ रही है उनमें 10 भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 9 प्रकार है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8वां प्रकार बताया था प्राकृतिक बुद्धि, सही है। तरल बुद्धि केटेल, ये भी सही है, क्योंकि केटल ने जो अपना सिद्धांत दिया था धारा प्रवाह का सिद्धांत, और उस सिद्धांत में इस बात की चर्चा की कि बुद्धि के 2 प्रकार हैं, तरल व ठोस बुद्धि। सरल बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि के समान, बाकी इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये भी सही हो गया। फिर है धारणात्मक व्यक्तित्व आलपोर्ट,
धारणात्मक व्यक्तित्व किसकी अवधारणा थी दोस्तों? क्या अल्पोर्ट की अवधारणा थी? नहीं थी। धारणात्मक व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड की अवधारणा थी और सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास, जिसमें उसने 5 अवस्थाएं बताई थी और उसमें जो मुक्तावस्था और उसके बाद जो गुदावस्था है, जिसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य माना जाता है। कुछ किताबों में 2 से 3 वर्ष लिखा होता है, तो कार्यकाल से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझा दूंगा आपको वो चीजें कि कहाँ क्या विवाद है साइकोलॉजी में। तो धारणात्मक व्यक्तित्व ये प्रश्न थर्ड ग्रेड में 2 बार आ चुका है 2013 में, याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने क्या कहा कि 15 नंबर के हर प्रश्न के 4 ऑप्शन मतलब 5 प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। देख लो ये सब आए हुए प्रश्न है, मतलब इतना बड़ा फायदा होने वाला है, पूछो मत आप। तो ये तरल बुद्धि वाला प्रश्न आ गया, प्राकृतिक बुद्धि वाला प्रश्न आ गया, तो मैंने एक में 4 प्रश्न शामिल कर ली। धारणात्मक व्यक्तित्व किसकी अवधारणा थी? सिगमंड फ्राइड की, जबकि मैंने क्या लिख रखा? आलपोर्ट। तो ये उत्तर क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया, यानी आलपोर्ट इसका उत्तर जो है वो नहीं होगा। यानी धारणात्मक व्यक्तित्व की अवधारणा थी फ्राइड की और ये गुदावस्था का लक्षण था, यानी जहां बच्चा जो है वो कंजूस बन जाता है मलमूत्र पे नियंत्रण करने की वजह से। तो मैं जब फ्राइड पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूं ताकि आप इंतजार करेंगे सर फ्राइड का पढ़ाओगे, ठीक है ना। और त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड की अवधारणा 1967 में इन्होंने दी थी। बुद्धि के 3 आयाम जो इन्होंने बताए थे, संक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है, विषय वस्तु, और तीसरा उत्पादन या परिणाम। तो त्रिआयामी बुद्धि भी सही है। तो यहाँ गलत क्या हो गया? 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। सुमेलित कौन सा नहीं है? धारणात्मक व्यक्तित्व, ठीक है। बाकी आगे अपन बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर के प्रश्न पे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको देखना है, ये है आपका प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न, ऊपर चला गया ये, जी जी, सुमेलित नहीं है प्रश्न भी, देखिए आप। पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, ये किताब किसकी है? प्लांट की है, यस या नो? निश्चित रूप से प्रश्न सही है, सुमेलित है। पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न बहुत बार स्कूल व्याख्याता में आ चुका है, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। और प्लांट ने इस पुस्तक के बारे में बताया था कि बच्चों में जो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है उसका कारण निर्धनता होता है। इस निर्धनता की चर्चा उन्होंने इस किताब में की है। तो आपको केवल नाम याद रखना, ये नहीं समझना कि क्या लिखा है, वो तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरी किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन, क्या सही है? कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन की किताब नहीं है दोस्तों। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी किताब थी? किसकी किताब थी? रॉबर्ट गेने की किताब थी, जिन्होंने इस किताब में अधिगम के 8 सोपान बताए थे, जो मैं सिद्धांत ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, दोबारा पढ़ा दूंगा इसको बहुत अच्छे से। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग जो किताब है वो किसकी है? रॉबर्ट गेने की, जिसमें उन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए। तो यहाँ कुर्ट लेविन दे रखा है, मतलब ये उत्तर जो है वो गलत हो गया दोस्तों। ये आपको क्या करना है? ये सुमेलित नहीं है। और तीसरी किताब देख लें आप, प्रपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन, एडवर्ड टॉलमैन। तो निश्चित रूप से एडवर्ड टॉलमैन की जो है ये किताब सही है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ, मतलब सभी आए हुए प्रश्न याद रखना, हर ऑप्शन में आया हुआ प्रश्न है। इस किताब में इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा दी थी, जिसको 3 अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा साइकोलॉजिकल सिद्धांत है ये, जिंदगी में व्यवहारिक सिद्धांत बोला जाता है। बहुत प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, बहुत डिटेल में और बड़े शानदार तरीके से इसको मैं समझाऊंगा। तो ये भी सही है। और चौथी किताब है व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। किसकी किताब है? सीएल हल। सीएल हल ने किताब 1915 में लिखी थी और 1915 में इसने सिद्धांत दिया था प्रबलन का सिद्धांत। बाद में 1942 और 52 में इसमें संशोधन हुआ। तो आजकल जो किताबें, टेस्ट किताबें, उनमें इसकी डेट 1942 मानी जाती है। तो मूल रूप से शुरुआत इसकी 1915 में हुई थी, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है वो 1942 में निर्धारित हुआ और फिर 52 में भी संशोधन हुआ। तो ये विवादित प्रश्न है, लेकिन 1915 आप स्पेशली याद रखना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या हो गया? 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका दोस्तों क्या हो गया? कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब किसकी थी? रॉबर्ट गेने, जिसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं, संकेत अधिगम से लेकर समस्या समाधान अधिगम। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 17 नंबर के प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। और 17 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है सही है। क्या है? सही है, ये प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना है, कौन सा सही है इनमें से पूछ रहा है, ठीक है ना। सही कौन सा है? अब सही नहीं है तो ऑप्शन ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न की भाषा को समझना है, सही है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक नहीं, जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन, निश्चित रूप से उत्तर सही है। संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन की अवधारणा, कॉन्जिनेटिव मैप की अवधारणा इन्होंने दी थी और चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था 1948 में स्पेशली, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम मानचित्र में कोई भी चीज का एक प्रतिरूप बनाते हैं और उसके माध्यम से जो उस चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उस चीज को समझते हैं। ये बहुत डिटेल में चर्चा मैं आगे इस सिद्धांत को जब पढ़ाऊंगा वहां करूंगा। कॉन्जेनेटिव मानचित्र की टॉलमैन की अवधारणा है, तो सही है। संयोजनवाद
कि थॉर्नडाइक निश्चित रूप से संयोजनवाद का सिद्धांत कहा जाता है, वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है। इन्होंने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उसी को संयोजनवाद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संयोजन की बात की थी। तो मैं थॉर्नडाइक जब पढ़ाऊंगा अधिगम टॉपिक में तो बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ समझाऊंगा। फिर तीसरा ये भी सही हो गया, आत्मसिद्धि मेश्लो, सेल्फ इक्वलाइजेशन। तो सेल्फ इक्वलाइजेशन के उदाहरण किसके, निश्चित रूप से अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, मानवतावादी संप्रदाय के जिन्होंने प्रतिपादक हैं, जिन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, और इन्होंने सबसे सर्वोच्च आवश्यकता बताई थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसमें 17 मेटा आवश्यकता भी शामिल होती है। बहुत डिटेल में आगे मोटिवेशन में समझाऊंगा। आत्मसिद्धि जो है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। सेल्फ इक्वलाइजेशन, आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, आत्मसिद्धि कहलाता है। अवधारणा दोस्तों किसकी है, मेस्लो की। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब चौथा बिंदु क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। नहीं, चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। ये तीनों प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो बड़े अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम दोस्तों बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न, सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब समायोजन टॉपिक पढ़ते हैं तो समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ते हैं, उनके एक प्रश्न जरूर आता है, और उनको समझ लिया तो ये मान के चलना कि एक प्रश्न, मतलब साइकोलॉजी का पैटर्न बहुत इजी है, बस समझना है। मुझे तो कई बार लगता है पता नहीं क्यों गलत करके आता हूं, बहुत इजी चीजें हैं, कहां से प्रश्न आ रहा है वो चीज समझनी है। अप्रत्यक्ष विधियों को इतना शानदार तरीके से समझ लो, पूरा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने ऑनलाइन ऐप में पहला टॉपिक डाला है, वो पूरा नहीं डाला अभी तक, कुछ टॉपिक्स, लेकिन उनमें जो डाले हैं उनमें समझा है मैंने, तो बहुत इजी वे में समझना। सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, सुमिलित है नहीं, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं शब्द को आपको माइंड में रखना है। पहला ऑप्शन है अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण युद्धि होगी। युक्तिकरण का मतलब क्या है, रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन, परिमेयकरण, तार्किकीकरण इसको बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, कोई भी नाम पूछ लेगा। रेशनलाइजेशन क्या है, अपनी असफलता के पीछे कोई भी बहाना बनाना। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, उसने कहा कि साहब अंगूर खट्टे हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तो नौकरी करनी नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब पसंद ही नहीं है, मैं तो अपनी प्राइवेट दुकान खोलूंगा। तो ये अपन जो बहाने बनाते हैं वो सब कौन सी युक्ति होती है, युक्तिकरण होती है, रेशनलाइजेशन होती है। तो यहाँ संक्षेप में समझा रहा हूँ, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना, वरना टॉपिक का इंतजार नहीं करोगे आप। तो अंगूर खट्टे हैं एकदम सही है। बगुला भगत प्रक्षेपण, बगुला भगत का प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, अपनी कमियां दोष को दूसरों पर आरोपित कर देना। तो क्या बगुला भगत प्रक्षेपण में आएगा, यस या नो, यस या नो बोलिए। नहीं आएगा दोस्तों। बगुला भगत किसमें आता है, प्रतिक्रिया निर्माण में, रिएक्शन फॉर्मेशन में आता है। मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत मन बनावे मुंह हिलावे, ये सब अंतर्निहित इच्छा की बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, बहुत शानदार युक्ति है। प्रतिक्रिया निर्माण अलग से समझाऊंगा गजब के एग्जाम्पल के साथ। विशेष रूप से ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे देख रहे हैं, उनको पता है कि कम से कम 10 मिनट इस पे चर्चा करता हूँ और बड़ा आनंद आता है इस विधि को पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बगुला भगत किसमें आती है, प्रतिक्रिया निर्माण में आती है, प्रक्षेपण में नहीं आती है। दिवा सौपन, दिवा सौपन होती है हवाई किले बनाना, मन ही मन, ठीक है ना। मुंगेरी लाल कसीन सपने, सिलेक्शन होने से पहले सोचना कि सर मैं ऐसे बन गया, मिठाई खा रहा हूँ, नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सब दिवा स्वप्न होता है। तो ये भी सही है। बीमारी में पलायन रूपांतरण, निश्चित रूप से बीमारी में पलायन रूपांतरण भी सही है। रूपांतरण एक प्राथमिक मनोरचनाओं में आती है, युक्तिकरण भी प्राथमिक मनोरचनाओं में आती है। याद रखना गौण और प्राथमिक दो प्रकार की होती है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। रूपांतरण में व्यक्ति अपनी बीमारी का बहाना बना के परिस्थिति से हटता है, यानी उससे हटा लेता है, ठीक है। कोई भी आपको लग रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा या डर लग रहा है, तो आप क्या करते हो कि शारीरिक कारणों को आधार बना के जो है वो वहां से दौड़ जाते हो। बीमारी में पलायन इसको अपन रूपांतरण कन्वर्जेशन इसको बोलते हैं। तो ये तीनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये आप आ जाएं 19 नंबर के प्रश्न पे। आप 19 नंबर का प्रश्न पे सही नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, सही नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। थोड़ा सा इसको देखना, सही नहीं है, ठीक है ना। अरे क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये टेक्निकल क्या है कि नॉलेज थोड़ा सा कम होता है ना, तब दिक्कत बहुत आती है ना, चक्कर पड़ जाता है। तो अपन ये पढ़ रहे थे, हाँ 16 नंबर का प्रश्न देख लिया हमने, 17 का देख लिया, 18 का देख लिया हमने, 19 नंबर का प्रश्न हमें देखना है। तो ये देखना, ठीक है ना। 19 नंबर का प्रश्न है, सही नहीं पूछ रहा है, तो बुद्धि का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, याद रखना, बुद्धि में और विशेष रूप से बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत में उसका सिलेबस में अलग से जिक्र हो, सिलेबस में अलग से जिक्र होता तो प्रश्न जरूर आता है। शतरंज का खिलाड़ी स्थानिक बुद्धि में होगा कि नहीं, स्थानिक मतलब स्पाइटियल,
मतलब मानसिक प्रतिबिंबों को परिवर्तित करने की जो योग्यता होती है वो स्थानिक बुद्धि होती है। और ये स्पेशली वास्तुकार में, मूर्तिकार में, पायलट जितने भी होते हैं और शतरंज खिलाड़ी में होती है, याद रखना। तो निश्चित रूप से उत्तर सही है। शतरंज खिलाड़ी में, पायलट में, वास्तुकार में, मूर्तिकार में, इन सब में, सर्वेक्षक में, अनुसंधानकर्ताओं में बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक स्पाइटियल बहुत डिटेल से समझाऊंगा आगे मैं इसकी। तो उत्तर सही है। नर्तकी शारीरिक गति, निश्चित रूप से शारीरिक गति में शरीर में लचीलापन पाया जाता है। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं और नर्तक या नर्तकी जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? शारीरिक गति में। तो ये भी गिल्फ हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। हावर्ड गार्डनर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना, बहुत अच्छे समझ के जाना। शिकारी प्राकृतिक बुद्धि, यस या नो? निश्चित रूप से शिकारी प्राकृतिक बुद्धि में होगा। यस या नो? अभी चर्चा की थी मैंने। प्रकृति के प्रति संवेदनशील, बहुत से बच्चे सोचते हैं शिकारी कैसे होगा? निश्चित रूप से उसकी जीविका प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो किसान, वनस्पति विज्ञानी, मौसम विज्ञानी और शिकारी, ये सब किसमें आते हैं? प्राकृतिक बुद्धि में। और चौथा ऑप्शन है विक्रेता, अंतः व्यक्ति। क्या अंतः व्यक्ति में विक्रेता होगा? अंतः व्यक्ति मतलब खुद के विचारों को जानने वाला, ठीक है ना, खुद को समझने वाला। और खुद को जो समझने वाला होता है वो कौन होता है? योगी होता है, संत होता है, महात्मा होता है, दार्शनिक होता है। विक्रेता जो आता है वो अंतर व्यक्ति में आता है, याद रखना। किसमें आता है? अंतर व्यक्ति में। दूसरों की भावनाओं को समझ जाता है, वो अंतर व्यक्ति बुद्धि होती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक आता है, विक्रेता आता है, राजनेता आता है, डॉक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ विक्रेता जो ऑप्शन है वो अंतर व्यक्ति में नहीं है। अंतर व्यक्ति का मतलब है मैं खुद की भावनाओं को जो है वो समझता हूँ। तो ये जो है वो गलत है, इंट्रापर्सनल, ये गलत हो जाएगा, याद रखना। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अपना 20वां नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, समझिएगा इसको आप, बहुत अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को आप। बहुत अच्छा प्रश्न है, बुद्धि का ये प्रश्न है। व्यक्तिगत शब्द पूछ रहा है, यानी परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत के भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक का एक नाम और भी आता है क्रियात्मक, लेकिन दोनों में अंतर होता है, याद रखना। क्रियात्मक और अशाब्दिक में मामूली अंतर होता है। नॉर्मली गाइडों में इस अंतर को बताया नहीं जाता है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है और टीचर्स भी इसको बताते नहीं है कि साहब क्रियात्मक और अशाब्दिक में कोई अंतर होता है क्या? अंतर होता है। व्यक्तिगत पूछ रहा है, दिमाग में जाने से व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत में कौन सा पूछ रहा है? शाब्दिक, अशाब्दिक या क्रियात्मक? अशाब्दिक ऑब्लिक क्रियात्मक, अंतर है, लेकिन दोनों एक साथ भी आते हैं। डेट्राइड परीक्षण निश्चित रूप से व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, डेट्राइड परीक्षण, तो ये उत्तर सही है। आर्मी बीटा परीक्षण किस में आता है? आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है वो क्या है? वो सामूहिक अशाब्दिक में आता है। किसमें आता है? सामूहिक अशाब्दिक में आता है। डेट्राइड परीक्षण व्यक्तिगत क्रियात्मक में आ रहा है, तो सही है। आर्मी बीटा किस में आ रहा है? सामूहिक अशाब्दिक में आ रहा है। यदि यहां क्या होता, व्यक्तिगत नहीं है, आप समझना है, आर्मी बीटा किस में आता है? सामूहिक परीक्षण में आता है। और पूछ क्या रहा है? व्यक्तिगत पूछ रहा है, तो आर्मी बीटा किस में आएगा? सामूहिक शाब्दिक में आएगा। और ऐसा ओटिस ने बनाया था 1919 में। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो निश्चित रूप से इसका गलत है, क्योंकि आर्मी बीटा परीक्षण एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण है। पास एलोक परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने बनाया था 1932 में, ठीक है। इसमें 4 ट्रे होती हैं जिसमें 13 विभिन्न प्रकार के गुटके होते हैं, नोट डिजाइन के रूप में उनको बनाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बीएड के समय बच्चों को करवाया था। आप पास एलोक परीक्षण आपने भी बीएड के समय किया होगा, बहुत क्रिटिकल टेस्ट है ये। पास एलोक परीक्षण 1932, तो ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, याद रखना। ये सभी आए हैं वैसे, तो ये भी उत्तर सही है। पिंटर पीटरसन परीक्षण 1917 में बनाया था पिंटर पीटरसन ने 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये डीएसएस भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से प्रकार का परीक्षण है। तो ये भी व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण होता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी बीटा किसमें आता है? सामूहिक शाब्दिक में, अशाब्दिक में आता है। किसमें आता है? सामूहिक अशाब्दिक में। तो ये समझ में आ गया व्यक्तिगत क्रियात्मक क्या होता है, सामूहिक शाब्दिक क्या होता है। बहुत शानदार प्रश्न आता है यहाँ से, इसको मतलब थोड़ा सा हार्ड पार्ट है बुद्धि का, ये समझने वाला पार्ट होता है। लेकिन अगले प्रश्न पे अपन और आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, सृजनात्मकता के संबंध में क्या गलत है? रीट का और सेकंड ग्रेड का ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें सृजनात्मकता पे प्रश्न नहीं आता है। अब आपको जब पता चलता है कि सृजनात्मकता पे इतने शानदार प्रश्न आते हैं, तो इतना गजब का तय करके जाओ कि प्रश्न गलत ही नहीं हो। क्रिएटिविटी, निर्माण करने की योग्यता, बहुत गजब का टॉपिक है, शानदार तरीके से इसको कवर करना है। प्रकृति पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछा? सृजनात्मक संबंध में गलत क्या है? गलत पूछ रहा है। पहली विशेषता, जन्मजात व अर्जित दोनों। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, लेकिन सृजनात्मक बालकों को, सृजनात्मकता को जन्मजात भी माना गया है दोस्तों, और अर्जित भी माना गया है। लक्षण 6 वर्ष से प्रारंभ होंगे, लेकिन प्रक्रिया जो है वो जन्मजात भी है और अर्जित भी है। 2 नंबर पे ये उत्तर सही है। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, देखो 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अभिसारी। अपसारी मतलब अलग अलग दिशा में सोचना, प्रत्येक विषय के प्रत्येक पहलू के ऊपर सोचना, ठीक है।
तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जिसमें हर पहलू के ऊपर अपन सोचते हैं, ये अपसारी चिंतन होता है। और गिलफोर्ड ने स्पेशली अपसारी चिंतन का संबंध जो है वो सृजनात्मकता से बताया है, और अभिसारी चिंतन का संबंध उन्होंने बुद्धि से बताया था। तो यहाँ अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, ये प्रश्न बहुत बार आ गया। अपसारी को आप पार्श्व चिंतन कह दो, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कह दो, ठीक है, नाम चेंज कर देगा, बहुविध चिंतन कह दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया और परिणाम दोनों निश्चित रूप से भी सही है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है क्योंकि आप कार्य करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, इसलिए प्रक्रिया है। और जैसे वो चीज बन जाती है तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो परिणाम भी है और प्रक्रिया भी है, तो ये भी सही है। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता और अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं माना जाता। अभिसारी का संबंध स्पेशली बुद्धि से माना जाता है। अभिसारी का मतलब कर एक दिशा में सोचना। तो ये उत्तर जो है गलत हो जाएगा, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ये ऊपर वाले तीनों बिंदु एग्जाम में आए हुए, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता नहीं है। सृजनात्मकता कौन सी प्रक्रिया, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है। ये 20 प्रश्नों को आज हमने पढ़ा है, इनको देख लेना, यानी 8 प्रश्नों की चर्चा मैंने केवल आज की है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों का जीबी आपको इतना ही मिलता होगा तो परेशान भी हो जाते होंगे। तो धीरे धीरे कोशिश रहेगी, डेली डेली नहीं होगा तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर मैं ये प्रश्न लाऊंगा। देखते हैं कि आज कैसा बना है, और धीरे धीरे आगे सुधार भी होता जाएगा। एक बार फिर आपका जो इतना प्यार मिला, अनुपम, बड़ा मोटिवेट करता है मुझे। तो निश्चित रूप से बताइएगा, कुछ सुझाव होंगे आपके, आप सभी को फिर से, ठीक है ना, पढ़ते रहना। और कोई भी टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना, मैं साथ हूँ आप लोगों की, हर चीज को अपन क्लियर कर देंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं, सब चीजों को क्लियर करेंगे। तो कहीं भी कोई चीज के डरिएगा मत आप, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपन हर चीज को पढ़ लेंगे, ठीक है। ये चीज है अपनी